शरीफ उस्मान हादी को अमूमन एक नौजवान सियासी रहनुमा के तौर पर याद किया जा रहा है। वह नौजवान जिसने हसीना वाजिद के दौर को चैलेंज किया और भारत मुखालिफ मौक़िफ़ के बायस नुमाया हुआ। मगर हादी की ज़िंदगी इस एक पहलू से कहीं ज़्यादा वसी, गहरी और मानी खेज थी। वो महज एक सियासी कारकुन नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोच था जो एक बोसीदा, करप्ट और जमूद ज़दा निज़ाम की राख से उठा और आईने की तरह अपनी दयानत, इंसाफ और सच्चाई की रोशनी से पूरे बांग्लादेश को मुनव्वर करने लगा। हादी जिस मुआशरे और जिस सियासत का ख्वाब देखता था, वो इक्तदार के लिए सरमायाकारी पर खड़ी सियासत नहीं थी। वो ऐसी सियासत का कायल था जहां इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों टके ना लगाना पड़े, जहां सियासतदान को जीत के बाद लूटी हुई दौलत वापस करने की जरूरत ना हो और जहां इक्तदार का रास्ता आवाम की मोहब्बत, एतमाद और सच्चाई से होकर गुजरे। वो चाहता था कि सियासत आवाम के पैसों से नहीं, बल्कि आवाम के जज्बे से चले और इक्तदार लोगों की अमानत हो, किसी माफिया की जागीर ना बने। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, उस्मान हादी की जिंदगी को समझने के लिए उसके पस मंजर को देखना और समझना बेहद जरूरी। वो बड़े साल के एक मदरसे से पढ़ा, जहां उसने हर इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। फिर वो ढाका यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट तक पहुंचा। वहां उसने एक ऐसा माहौल देखा जो उसकी तवक्कुआत, उसकी ख्वाहिशात और उसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक ऐसा मुआशरा जहां 90% आबादी मुसलमान होने के बावजूद मदरसे से आने वाले तलबा को हकारत की नजर से देखती थी। उसे मौलवी, शिद्दत पसंद या पसमानदा यानी छोटे घर का कहकर पुकारा जाता था। इस्लाम पर अमल करने वालों को शक की निगाह से देखा जाता था और हर वाकई का इल्जाम बेलाखिर किसी दाढ़ी वाले पे डाल दिया जाता था। यह सब कुछ हादी को अंदर से जख्मी करने लगा। वो सोचने लगा कि यह नफरत, यह खौफ अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि यह बरसों की मंसूबाबंदी यानी स्ट्रेटजी का नतीजा है। किसी ने आहिस्ता आहिस्ता बंगालियों को उनकी शनाख्त, उनकी तहजीब और उनके दीन से दूर किया। किसी ने यह तासुर बनाया कि इस्लाम तरक्की की राह में रुकावट है। और यही वो लम्हा था जब उस्मान शरीफ हादी ने यह समझा कि असल जंग बंदूक से नहीं या बंदूक की नहीं, बल्कि सोच की। उसने जान लिया कि इस सकाफती गलबे को मुकाबला करने के लिए इल्म चाहिए, दलील चाहिए, मुकालमा चाहिए, थॉट्स चाहिए वो वाली जो सही साबित हो सकें, और आलमी सतह पर बात करने के लिए जुबान और शऊर चाहिए। इसी सोच के तहत उसने इनकलाब मांचा की बुनियाद रखी, यानी बगावत का स्टेज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम ख्याल नौजवान जमा हों, बहस करें, सीखें और इस मुसल्लत करदा बयानिए को चैलेंज कर दें। हादी ये जानता था कि वो अकेला ये जंग नहीं जीत सकता, इसलिए उसने लोगों की सोच बदलने का बीड़ा उठाया। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि सियासत पैसे के बगैर भी हो सकती है। इसी मकसद के तहत उसने ढाका के 8 नंबर हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिसे ढाका 8 कहा जाता है, जो बांग्लादेश का सबसे हसास और ताकतवर हल्का समझा जाता है, जहां बड़े बड़े सियासी नाम मुकाबले में होते हैं और जहां शाहबाग वाक़े है, वही जगह जहां बरसों से मजहबी शनाख्त को शिद्दत पसंदी के साथ जोड़ने का बयानिया पनपता रहा। उसकी इंतखाबी मुहिम बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। ना उसकी इंतखाबी मुहिम में काफिले थे, ना गाड़ियां थीं, ना बैनर्स थे, ना पोस्टर थे। वो फजर की नमाज पढ़ता, 2-3 साथियों के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा होता, लोगों से मिलता, उनके मसाइल सुनता और वोट मांगता। वो निजाम तोड़ना चाहता था, वो करप्शन फ्री बांग्लादेश देखना चाहता था, और यहां से भारत का किरदार नुमाया होता है। हादी के मुताबिक बांग्लादेश में जो सकाफती और सियासी गलबा कायम किया गया, उसके पीछे भारतीय बयानिया था। 1971 के बाद से भारत की यह कोशिश रही कि बांग्लादेश को एक ताबे और फर्माबरदार रियासत के तौर पर रखा जाए, खास तौर पे अपने सिलेगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सिक्योरिटी के लिए। बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त असर भारत की 7 शिमाल मशरकी रियासतों पर पड़ता है, जहां अलहदगी की तहरीकें पहले ही मौजूद हैं। हादी बंगाली अवाम को यह समझाना चाहता था कि बांग्लादेश भारत के बराबर एक खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के मातहत नहीं। वो फरखा बैराज,
तेस्ता पानी के मंसूबे और भारतीय रवैयों पे बात करता था, जहां खुश्क मौसम में पानी रोक लिया जाता है और बरसात में बगैर इतला दरवाजे खोल के बांग्लादेश की फसलें तबाह कर दी जाती। वो रॉ के मुबैना असर व रसूख, मीडिया, सियासत और इदारों में मौजूद गद्दार अनासर और सियासी माफिया के बारे में खुल के बोलता था। इसीलिए वो खतरा बना। उसे 30 के करीब नंबर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिनमें भारत और हसीना दौर के हामियों का जिक्र था। उसने अबूरी हुकूमत को खबरदार किया, मगर कोई संजीदा कदम न उठाया गया। हादी ये जानता था कि उसकी जिंदगी खतरे में, मगर वो रुका नहीं। उसके इंटरव्यूज आज भी गवाह हैं। वो कहता था कि अगर 50 साल जीना हो और मुल्क के किसी काम ना हो तो ऐसी जिंदगी के क्या मानी, मगर अगर 5 साल में सोच बदल दूं या 1 साल शेर की तरह जी लूं तो वही काफी है। वो कहता था दुश्मन के साथ भी इंसाफ करूं, मीडिया हाउसेस जलाने की बजाय मुतबादिल मीडिया खड़ा करूं, इल्म हासिल करूं और आलमी सतह पर भारत के बयानिए का जवाब दूं। शायद इसीलिए तमाम साजिशों के बावजूद उसके जनाजे में 5 से 6 लाख लोग शरीक हुए। लोग ये कहने लगे कि अब हम हादी बनेंगे, हम अपनी औलाद को हादी की तरह बनाएंगे। ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं है, ये बांग्लादेश की सियासत के धारे में एक गहरी दरार है, जिसके असरात आने वाले दिनों में साफ दिखाई देंगे। और यही वो लम्हा है जहां बांग्लादेश एक नई फॉरेन पॉलिसी, एक नई यूनिटी और एक नए फ्यूचर की तरह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उस्मान हादी की मौत के बाद असल सवाल ये नहीं रहा कि शहादत के बाद बचा क्या, ये भी नहीं रहा कि शहादत के वक्त उसके साथ हुआ क्या। सवाल यह है कि अब जब लोग उसकी पैरवी करने लगेंगे तो बांग्लादेश क्या रुख इख्तियार करेगा। क्योंकि तारीख बताती है कि बाज लोग अपनी जिंदगी से तहरीक देते हैं और बाज अपनी मौत से एक पूरा दौर बदल देते हैं। हादी का मामला दूसरे वाला, वो अब एक नाम नहीं रहा, वो एक अलामत बना है और अलामतें खत्म नहीं होती, अलामतें फैला करती हैं। जब नौजवान ये कहना शुरू करेंगे कि हमें हादी जैसा बनना है, तो इसका मतलब सिर्फ सियासत में आना नहीं होगा, इसका मतलब एक मखसूस आइडियोलॉजिकल थॉट्स को अपनाना होगा। वो तर्ज फिक्र जो पैसे की सियासत को रद्द करे, जो जलसों, झंडों और नारों की बजाय गुफ्तगू, दलील और इल्म को ताकत समझे। यूनिवर्सिटी कैंपस में अब शायद नई अब जो है वो सोच खड़ी होगी, नई जमात खड़ी होगी, जो खुद को किसी खानदान, किसी जमात या किसी बैरूनी ताकत से नहीं जोड़ेगी, बल्कि अवामी मसाइल और कौमी खुद मुख्तारी से जोड़ेगी। सियासत का मरकज धीरे धीरे पार्लियामेंट के ऐवानों से निकलकर तालीमी इदारों, मसाजिद, कम्युनिटी मराकज़ और सादा अवामी हलकों में मुंतकिल होने लगेगा। हादी की तकलीद का एक बड़ा असर यह होगा, यानी उसकी पैरवी करने का, कि सियासत में पैसे की अजारादारी टूटना शुरू होगी। जब लोग देखेंगे कि एक शख्स बगैर सरमाया लगाए, बगैर ताकतवर सरपरस्त के, सिर्फ एतमाद और सच्चाई के सहारे लाखों दिल जीत सकता है, तो फिर पुराना सियासी फार्मूला अपनी कशिश खोने लगेगा। सियासी जमातों पे दबाव बढ़ेगा कि वो अपने उम्मीदवारों के किरदार, उनके इल्म और अवामी खिदमत को मयार बनाए, ना कि उनके बैंक बैलेंस को। ये अमल आहिस्ता होगा मगर गहरा होगा, और यही वो तब्दीली होगी जो निज़ाम की जड़ें हिलाएगी। बांग्लादेश का नया चेहरा शायद ज्यादा सवाल पूछने वाला हो। वो नौजवान जो अब तक खामोश थे वो बोलना सीखेंगे, और जो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद थे वो अमली मैदान में कदम रखेंगे। मीडिया के बयानिए को आंख बंद करके कबूल करने की बजाय उस पर बहस हुआ करेगी। तारीख को नए सिरे से पढ़ा जाएगा और यह सवाल उठेगा कि हमें किन नजरियात के तहत पिछले 50 बरस चलाया गया। मुजीबुर रहमान की सियासत, हसीना वाजिद के दौर और भारत के साथ ताल्लुकात पर अब जज्बात नहीं बल्कि दलाइल की बुनियाद पर बात होने लगेगी। इस तब्दीली में मजहब और शनाख्त का किरदार भी मुख्तलिफ होगा। हादी ने जिस तरह इस्लामी शनाख्त को शिद्दत पसंदी के इल्जाम से अलग करके पेश करने की कोशिश की, उसका असर यह होगा कि एक मुतवाज़िन बयानिया सामने आएगा। ना इंतहा पसंदी, ना एहसास कमतरी के, एक ऐसा मुआशरा जो अपनी इस्लामी असास पर फख्र करे मगर दुनिया से कट कर ना रहे, जो इल्म, मुकालमे और अखलाकी बरतरी के साथ अपना मुकदमा रखे। यही चीज़ बांग्लादेश को अंदरूनी तौर पर मजबूत और बैरूनी तौर पर बावकार बनाएगी। खारजा महाज पर बांग्लादेश का रवैया ज़्यादा खुद एतमाद हो सकता है, और हादी की सोच ये थी कि हम किसी के दुश्मन नहीं मगर किसी के ताबे भी नहीं। अगर ये सोच मकबूल होती गई तो मुस्तकिल बांग्लादेश भारत के साथ बात करते वक्त झुका हुआ नहीं बल्कि बराबर खड़ा नजर आएगा। वो चाहे पानी के मसाइल हों, सरहदी मामलात हों या सिक्योरिटी खदशात, गुफ्तगू एहतराम के साथ मगर वाज़ेह शराइत पे होगी। और इसी के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी नए जाविये से देखे जाएंगे। वो जो बीज बोया गया था नफरत का, वो बयानिया कमज़ोर होगा और मजहबी, सकाफती और अवामी सतह पर कुर्बत पड़ने लगेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।